हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाई एमडी शादान। गाइस, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ लेजर। ठीक है, देखो आपकी जो बुक है डीके गोयल की, उसमें ये चैप्टर नंबर 13 दे रखा है। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझते हैं कि लेज़र होता क्या है, लेज़र बनाते कैसे हैं, लेज़र की नीड क्या है, लेज़र के एडवांटेजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें समझेंगे। बस आप पेशेंस रख करके मेरे साथ बने रहिए और कुछ भी स्किप मत करिएगा। ठीक है, हाँ स्पीड करके आप देख सकते हैं, लेकिन कुछ भी स्किप मत करिएगा, अदरवाइज आपको समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो आइए लेज़र समझने से पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ में इसके पहले जो चैप्टर हमने पढ़ा था दैट इज़ जर्नल, उसके बारे में हम आपको समझा देते हैं कि जर्नल क्या होता है। देखो गाइस, अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करें, यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट। ठीक है, अगर हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करें तो जो अकाउंटिंग होती है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं। देखो, अगर कोई भी बिजनेस मैन है या कोई भी कंपनी है, अगर कोई कंपनी है तो वो भी बिजनेस करती है, या कोई भी बिजनेसमैन है तो वो भी कोई ना कोई बिजनेस करता है। तो कहने का मतलब, अगर कोई भी बिजनेस होता है तो उस बिजनेस में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, है ना। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बिजनेस में, उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना। सर आइडेंटिफाई करना मतलब, आइडेंटिफाई करना मतलब ये होता है कि देखो जितने भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस में होते हैं, उनमें उन सारी ट्रांजैक्शंस में सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की है और कौन सी ट्रांजैक्शंस नॉन फाइनेंशियल नेचर की है। क्योंकि आपको पता है, हम अकाउंटिंग में उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जिनका नेचर फाइनेंशियल होता है। फाइनेंशियल का मतलब जो ट्रांजैक्शंस मनी से रिलेट करते हैं, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम रिकॉर्ड करते हैं। देखो बिजनेस में बहुत सारे इवेंट्स ऐसे भी होते हैं जो बिजनेस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन क्योंकि उसकी कोई मनी वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। जैसे किसी भी कंपनी में जो इम्प्लाई करते हैं, उसकी हार्ड वर्किंग, उसकी ऑनेस्टी, ठीक है, ये सारी चीज़ें बिजनेस के पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी एम्प्लॉय हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट है, तो बिजनेस बहुत ग्रो करेगा, है ना। कोई भी कंपनी में अगर जो एम्प्लॉय हैं वो हार्ड वर्किंग हैं, ऑनेस्ट हैं, तो बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि ये दो इवेंट जो हैं, यानी किसी भी एम्प्लॉय का हार्ड वर्किंग होना, किसी भी एम्प्लॉय का ऑनेस्ट होना, ये बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी क्योंकि हम इनकी कोई मनी वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते कि कोई भी एम्प्लॉय जो हार्ड वर्किंग है वो कितने वैल्यू, उसकी क्या वैल्यू है, जो एम्प्लॉय ऑनेस्ट है उसकी ऑनेस्टी की क्या वैल्यू है, क्या इस बात को मनी में मेज़र कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बावजूद उसके, क्योंकि ये जो इवेंट है ना, ऑनेस्ट होना, ठीक है, हार्ड वर्किंग होना, ये बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसको क्योंकि हम मनी में वैल्यू मेज़र नहीं कर सकते, इसलिए हम इस ट्रांजैक्शंस को नॉन फाइनेंशियल मानते हैं। ठीक है, और इसकी कोई मनी वैल्यू ना होने की वजह से हम इसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। तो बात समझ रहे हो मेरी गाइस, जितने भी ट्रांजैक्शंस या जितने भी इवेंट होते हैं, उसमें सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर के हैं, क्योंकि जो ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर के होते हैं उन्हीं को हम बिजनेस में या फिर उन्हीं की हम रिकॉर्डिंग करते हैं, उन्हीं की जर्नल एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, मेजरिंग। ठीक है, मेजरिंग, एम फॉर मेजरिंग। सर मेजरिंग का क्या मतलब होता है? देखो, जब आप कोई भी ट्रांजैक्शंस ये आइडेंटिफाई कर लेते हो, ठीक है, मतलब आपके सामने जो भी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं, उनमें से जब कुछ ट्रांजैक्शंस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये वाली ट्रांजैक्शंस, ये वाली ट्रांजैक्शंस या फिर ये वाली ट्रांजैक्शंस फाइनेंशियल नेचर की है, फिर इसके बाद आपको फर्दर ये चेक करना पड़ता है कि वो जो ट्रांजैक्शंस हुई है उसकी मनी वैल्यू क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर ट्रांजैक्शंस में ये कह रहा है कि हमने किसी को गुड्स बेचा, यानी कोई बिजनेस है उसने किसी को गुड्स बेचा, तो ये एक ट्रांजैक्शंस तो है। ठीक है, यानी कि बिजनेस ने किसी कस्टमर्स को गुड्स बेचा, लेकिन ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि जो गुड्स बेचा गया उसकी वैल्यू कितनी है। या मान लो बिजनेस ने कोई बिल्डिंग परचेज किया, तो बिल्डिंग की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो बात समझ रहे हो। तो जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है कि क्या वो फाइनेंशियल नेचर का है, अगर है तो उसकी क्या मनी वैल्यू है, यानी कि उसको मेज़र करना। मेज़र करने के बाद जब हम ट्रांजैक्शंस को मेज़र कर लेते हैं, इसके बाद हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं। और रिकॉर्डिंग करने को ही टेक्निकली हम अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं? जर्नल करना। क्या बोलते हैं? जर्नल करना। और जर्नल के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया। आपको मैंने एक चैप्टर पढ़ाया जिसमें नॉर्मल जर्नल एंट्री करना मैंने आपको सिखाया। मतलब नॉर्मल कहने का मतलब ये है कि विदाउट जीएसटी वाला।
ठीक है। जो चैप्टर था वो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर इसके बाद एक चैप्टर हमने पढ़ा जिसमें जो ट्रांजैक्शंस होती थी उसमें जीएसटी भी इंक्लूडेड होता था। तो जीएसटी से रिलेटेड जो जर्नल एंट्री होती है, जो रिकॉर्डिंग होती है, वो कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बहुत डिटेल से समझा। ठीक है। अब जर्नल के बाद जो अगला स्टेप होता है अकाउंटिंग का गाइस, वो होता है लेज़र। क्या होता है? लेज़र। अब आज की इस वीडियो में हम लेज़र को ही पढ़ेंगे कि लेज़र होता क्या है, लेज़र बनाते क्यों हैं, कैसे बनाते हैं। ठीक है। सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। आइए एक छोटा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूं जर्नल के बारे में कि जो जर्नल हमने पढ़ा बेसिकली जर्नल होता क्या है। तो देखो, अगर हम जर्नल की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम था वो क्या था? द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यानी जर्नल को हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें गाइस, तो देखो डेफिनेशन में कह रहा कि जर्नल इज़ द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री इन विच ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। और कैसे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तो देखो गाइस, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है जब हम ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज, ठीक है, डेट वाइज और बिल्कुल सिस्टमैटिक वे में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो ट्रांजेक्शन्स पहले हुई है उससे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में हुई है उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से हम क्या करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, कह रहा कि इट इज़ द फर्स्ट बुक। क्या लिखा गाइस? इट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंट्स इन विच ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। तो देखो, अगर हम जर्नल की बात करें तो जर्नल पहली बुक होती है जिसमें हम क्या करते हैं? बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये बताओ बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको सबसे पहले जिस बुक में रिकॉर्ड किया जाता है उस बुक का नाम क्या होता है? तो याद रखना, उस बुक को हम जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक कहते हैं। सर ये सब्सिडरी बुक का क्या होता है? आगे हम पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है। तो बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसे सबसे पहले बुक में, सबसे पहली बार जिस बुक में हम रिकॉर्ड करते हैं गाइज, उसे क्या बोलते हैं? जर्नल बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आइए इसके बाद हम सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं, फीचर्स ऑफ जर्नल। जर्नल के क्या फीचर होते हैं? तो देखो यहाँ पे पहला फीचर लिखा हुआ है, कह रहा कि ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे अकर। यानी जो ट्रांजेक्शन्स पहले हुए हैं उन्हें हम पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में हुए हैं उन्हें बाद में रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते कि जो ट्रांजेक्शन्स पुराने हैं उन्हें पहले, जो बाद में हुए मतलब जो बाद में हुए उन्हें पहले, ठीक है, और जो पहले हुए उन्हें बाद में रिकॉर्ड करते हैं। ऐसे नहीं, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से, यानी कि डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो ट्रांजेक्शन्स पहले हुई है, ठीक है, जो पहले अकर हुई है उसे पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में अकर हुई है उसे बाद में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो ये पहला फीचर होता है। सेकंड फीचर कह रहा कि इट इज़ अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है। ये बात तो आपको पता ही है कि जर्नल का जो दूसरा नाम है वो क्या है? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है। ठीक है। तीसरे पॉइंट में कह रहा कि इट शोज़ द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजेक्शन्स। अब इसका मतलब समझो। देखो, जैसे मान लो एक ट्रांजेक्शन्स है, मैं बोल रहा हूँ आप बस सुनो। जैसे मान लो एक ट्रांजेक्शन्स है, मान लो एक ओनर है जो अपने बिजनेस में 5 लाख रुपया लगा करके बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है। यानी कमेंस बिजनेस, ठीक है, विथ ₹5 लाख। अब इसकी एंट्री क्या होगी? तो इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। देखो यहाँ पे ध्यान से, कैश अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल अकाउंट, यही ना होगा? तो जो थर्ड फीचर है वो ये कह रहा है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसका हम कंप्लीट इफेक्ट जो है वो दिखाते हैं, यानी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो देखो, अब ये जो ट्रांजेक्शन्स हुई यानी कमिंस बिजनेस विद कैश ₹5 लाख, अब इसका कंप्लीट जो इफेक्ट है वो क्या है? तो पहला इफेक्ट ये हुआ कि अगर ओनर ने बिजनेस में कैश लगाया तो बिजनेस में कैश आया। कैश का नेचर क्या होता है गाइस? कैश असेट होता है। ठीक है। इसका मतलब बिजनेस में असेट बढ़ गया। तो पहला एस्पेक्ट ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि बिजनेस में पैसा जो लगाया वो किसने लगाया, मतलब जो कैश बिजनेस में 5 लाख रुपए आया उसका रीज़न क्या है, किसने लगाया? तो वो किसने लगाया है? ओनर ने लगाया है। और जो पैसा ओनर लगाता है उसको क्या बोलते हैं गाइस? कैपिटल बोलते हैं। इसका मतलब बिजनेस में कैपिटल भी इंक्रीज़ कर रहा है, ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया, है ना। तो कैपिटल क्या होती है? बिजनेस की एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। तो दो चीज़ें, मतलब ये जो ट्रांजेक्शन्स है, इस ट्रांजेक्शन्स के होने से दो इफेक्ट आया। एक, बिजनेस में कैश यानी कि असेट इंक्रीज़ कर रहा है, दूसरा बिजनेस में कैपिटल यानी कि बिजनेस की इंटरनल लाइबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो देख रहे हो, जब कोई भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसका जो कंप्लीट इफेक्ट होता है वो रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे दो इम्पैक्ट आया, तो दोनों इम्पैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं जिसमें 3-4 अकाउंट जो हैं वो क्या होते हैं? अफेक्ट होते हैं, है ना। जैसे कंपाउंड एंट्री वाला आप सोचो,
कंपाउंड एंट्री हमने करना सिखाया था ना, जिसमें कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, है ना, फिर इसके बाद टू सेल्स अकाउंट या फिर टू क्रेडिटर, ये सारी चीज़ें होती थी ना। मतलब एक ही जर्नल एंट्री में 2 से 3 4 अकाउंट जो है वो क्या होते थे, डेबिट या क्रेडिट हो जाते थे, जिसको हम कंपाउंड एंट्री कहते थे। तो उसमें 3 या 4 अकाउंट अफेक्ट होते थे। तो कहने का मतलब किसी भी ट्रांजैक्शंस का जो कंप्लीट इफेक्ट होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड पॉइंट का मतलब यहाँ पे यही है, कह रहा कि इट शोज द कंप्लीट इफेक्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शंस, यानी जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनका कंप्लीट इफेक्ट हम क्या करते हैं, जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। लास्ट फीचर कह रहा कि इट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड फॉर लेटर रेफरेंस, ठीक है। देखो जब हम जर्नल बनाते हैं तो ये पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड होता है, जिसको हम फ्यूचर में एज अ रेफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि जो जर्नल एंट्री हम करते हैं, इसी जर्नल के माध्यम से, इसी जर्नल की हेल्प से हम क्या करते हैं, आगे लेज़र प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो जो लेज़र बनाया जाता है वो जर्नल की हेल्प से ही बनाया जाता है। सोचो अगर हम जर्नल ना बनाएं तो आगे लेज़र कैसे बनाएंगे, क्योंकि जर्नल जो होता है वो लेज़र का बेस होता है, ठीक है। विदाउट जर्नल आप लेज़र बना ही नहीं सकते, है ना। तो जर्नल का हम जब अच्छे से, मतलब जब कंप्लीटली हम जर्नल बनाए रहते हैं तो इससे क्या होता है, फ्यूचर में हम लेज़र आसानी से जर्नल की हेल्प से बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद थर्ड पॉइंट, ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती हैं, देखो यहाँ पे लिखा है जर्नल इज़ द फर्स्ट स्टेप, यानी जो अकाउंटिंग प्रोसेस होती हैं उसमें ये जो जर्नल होता है ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता है, लेज़र होता है, और लेज़र के ही बारे में हमें पढ़ना है। इसके बाद थर्ड स्टेप आपका होता है ट्रायल बैलेंस, ये भी आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो लास्ट स्टेप होता है जिसको फाइनल अकाउंट या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होता है। देखो अगर हम जर्नल की बात करें तो आपको मैंने जर्नल में फॉर्मेट बनाना सिखाया था, ठीक है। जो फॉर्मेट इस तरीके से होता था, पहले डेट का कॉलम होता था, फिर पर्टिकुलर का होता था सॉरी, इसके बाद अमाउंट डेबिट वाला होता था ना, कॉलम, अमाउंट क्रेडिट का एक कॉलम होता था, ठीक है। कोई भी जर्नल एंट्री, देखो डेट में हम क्या करते थे, जिस डेट को कोई भी ट्रांजैक्शंस हुई है वो डेट मेंशन करते थे। पर्टिकुलर में जो ट्रांजैक्शंस हो रही है उसका जो कंप्लीट इफेक्ट होता था, 2 3 या 4 जो भी, जैसे कि यहाँ 2 इफेक्ट हमने रिकॉर्ड किया, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट डेबिट वाला, और क्रेडिट वाले कॉलम में क्रेडिट का अमाउंट हम दिखाते थे, ठीक है। यानी जितने अमाउंट से एक अकाउंट को हम डेबिट करते थे, सेम उतने ही अकाउंट से हम दूसरा जो अकाउंट होता है, दूसरा जो अमाउंट होता है, या दूसरा जो अकाउंट होता है उसे हम सेम अमाउंट से क्रेडिट भी करते थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको जर्नल में बहुत अच्छे से पढ़ाया। फिर यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल दिए हैं जर्नल एंट्रीज़ के, ठीक है। अब मैं यहाँ से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जर्नल और लेज़र में क्या डिफरेंस है, या फिर जो लेज़र होता है वो क्या होता है और क्यों बनाया जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे देखो 4 ट्रांजेक्शन्स की गिवन है, ठीक है। बस एक एग्जांपल के लिए, वैसे किसी भी बिजनेस में या किसी भी कंपनी में 4 नहीं 4000 ट्रांजेक्शन्स होती हैं एक दिन में। तो सोचो साल भर में कितनी ट्रांजेक्शन्स हो रही होंगी। फिर भी मैं यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन्स लिया। पहला ट्रांजेक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, जिसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, आई होप अगर आप रेगुलर मेरी वीडियो देखते आए हैं तो आपको ये जो जर्नल एंट्री है बिल्कुल नॉर्मल लग रही होगी, ठीक है। 50,000 डेबिट, 50,000 क्रेडिट हमने कर लिया। सेकेंड ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित ₹20,000, यानी कि क्रेडिट परचेज है ये, तो इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू रोहित, ठीक है। इसके बाद थर्ड एंट्री है पेड कैश टू रोहित 15,000, इसकी एंट्री होगी रोहित डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹25,000, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब अभी आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, आपको लेज़र पढ़ाना, लेकिन आप तो जर्नल पढ़ा रहे हैं। लेकिन नहीं, आप बस ध्यान से मेरे साथ बने रहिए, आप देखते रहिए आपका कॉन्सेप्ट कैसे मैं क्लियर करता हूँ। अब जैसे मान लो ये ट्रांजेक्शन है 1 2 3 4, ठीक है। अब किसी भी कंपनी में 1 साल की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं या 1 महीने की ट्रांजैक्शन, सोचो किसी भी कंपनी में एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शंस होती होंगी, हज़ारों ट्रांजैक्शंस होती होंगी। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे 1000 जर्नल एंट्री कर दूँ, ठीक है, और फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में पूछूँ। मान लो आप किसी कंपनी के अकाउंटेंट हैं, ठीक है, आप एज अ अकाउंटेंट किसी कंपनी में काम करते हैं और आपने जर्नल बनाया है, ठीक है, यानी उस कंपनी में जितने भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग आपने किया है। तो जाहिर सी बात है रिकॉर्डिंग आप कहाँ करोगे, जर्नल एंट्री में, है ना। तो या मान लो ये सारी ट्रांजैक्शंस है जिसमें आपने सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रखा। आपका बॉस आया और उसने पूछा ये बताओ कि 1 महीने में कितना कैश
आपके पास आया या फिर कितना कैश आपके पास गया, और जो कैश आया वो कहाँ कहाँ से आया, जो कैश गया वो कहाँ कहाँ से गया, पूरे 1 मंथ का मुझे डिटेल पूरा अच्छे से बताओ। तो आप क्या करोगे, कैसे बताओगे? तो आप कहोगे बॉस से कि रुकिए बॉस मैं बता रहा हूँ। तो आप ये जो जर्नल है ये पलटोगे और देखोगे कि हाँ यार, पहले जो ट्रांजेक्शन्स है इसमें 50,000 कैश आया जो कि ओनर ने दिया था। फिर इसके बाद थर्ड एंट्री में हमने 15,000 रोहित को पे किया था। तो इस तरीके से आप 1,000 ट्रांजेक्शन्स को देखेंगे, ठीक है। फिर उसमें आप बॉस को अपनी ये बता पाएंगे कि हाँ कहाँ से कैश आया, किससे आया, कहाँ गया, किसको दिया गया, ये सारी चीज़ें आप घंटों लगा देंगे बताने में। तो अगर आप 1 घंटा लगा रहे हैं एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में बताने में अपने बॉस को, तो आपका बॉस पता है क्या करेगा? क्या करेगा सोचो? आपकी छुट्टी कर देगा, बोलेगा आप जैसा अकाउंटेंट मुझे नहीं चाहिए। मैं आपसे एक अकाउंट के बारे में पूछा, आप घंटों लगा दिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका जो बॉस है वो किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में अगर वो कंप्लीट नॉलेज जानना चाहता है और विद इन अ सेकंड आप उसको बताना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है लेज़र। सर लेज़र क्या होता है? तो देखो, लेज़र का मतलब होता है क्लासीफाई करना। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, लेज़र का मतलब होता है क्लासिफिकेशन। क्या होता है गाइस? क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। क्लासिफिकेशन, सर क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो देखो मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ लेज़र का मतलब क्या होता है, आप कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे। जैसे मान लो आप अभी क्लास 11th में हो, है ना, क्लास 11th में हो, ठीक है। आप क्या क्या पढ़ते हो? आप एक तो अकाउंट पढ़ते हो, ठीक है, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इसके अलावा आप बिजनेस स्टडीज़ पढ़ते हो, इसके अलावा आप इंग्लिश पढ़ते होंगे, ठीक है, इसके अलावा आप हिंदी पढ़ते हैं। मान लो ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, इसके बाद फिजिकल और सीएस जो भी ऑप्शनल होता है वो पढ़ते हैं। फिलहाल मैं आपको मान लेता हूँ कि ये 5 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं। सोचो क्या होगा, जैसे मान लो अकाउंट्स के जो टीचर हैं वो जो भी आपको पढ़ाएं, आप उसको एक कॉपी में लिख लिए, ठीक है, मतलब एक रफ़ कॉपी मान लीजिए है, उस रफ़ कॉपी में आपने अकाउंट्स के टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया आप उसमें नोट कर लिए। फिर इकोनॉमिक्स के टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया वो भी आपने उसी रफ़ में लिख लिया जिस रफ़ में आपने अकाउंट की नोट्स लिखी थी, ठीक है। फिर बिजनेस स्टडीज़ वाले टीचर ने जो कुछ भी आपको पढ़ाया वो भी आपने क्या किया, उसी रफ़ में लिख लिया। इंग्लिश के टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया उसको भी आपने क्या किया, उसी रफ़ में लिख लिया। हिंदी के टीचर ने जो कुछ भी पढ़ाया उसको भी आपने क्या किया, उसी एक रफ़ में आप लिख रहे हैं। मेरे कहने का मतलब अकाउंट्स का टीचर जो पढ़ा रहा वो भी यहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स का टीचर जो भी पढ़ा रहा उसको भी यहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, बीएसटी का टीचर भी जो पढ़ा रहा उसको भी यहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, इंग्लिश का टीचर जो भी पढ़ा रहा उसको भी यहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं, और हिंदी का जो टीचर है जो भी पढ़ा रहा उसकी भी नोट्स आप इसी एक पर्टिकुलर बुक में आप बना रहे हैं। तो सोचो अगर जैसे मान लो इन सारी चीज़ों को, ये जो सारे सब्जेक्ट हैं इसको आप ट्रांजेक्शन्स मान लो, मतलब नंबर ऑफ़ ट्रांजेक्शन्स मान लो डिफरेंट टाइप के, ठीक है। तो अगर ये सारे ट्रांजेक्शन्स आप एक ही बुक में लिख रहे हो तो इसको क्या बोलेंगे? जर्नल बोलेंगे। लेकिन जर्नल बनाने से दिक्कत क्या आती है ये समझो। जैसे मान लो अब ये जो सब्जेक्ट आपके हैं, अकाउंट्स हैं, इकोनॉमिक्स हैं, बीएसटी हैं, इंग्लिश हैं, हिंदी हैं, इन सारे सब्जेक्ट की फेयर कॉपी भी होती है ना, फेयर कॉपी। तो अगर और फेयर कॉपी चेक भी होती है, आपका जो सब्जेक्ट टीचर है वो चेक करता है। सोचो क्या होगा अगर आप इन सारे सब्जेक्ट की फेयर कॉपी ना बनाओ और एक ही रफ कॉपी में सारे नोट्स बना लो, अकाउंट्स, इको, बीएसटी, इंग्लिश, हिंदी सब का इसमें बना लो, और एक दिन अकाउंट्स का टीचर आपसे कह रहा है कि लाओ जो मैंने पढ़ाया है वो मुझे चेक करना दिखाओ, और आपके पास सिर्फ जर्नल है, तो आप क्या करोगे? सर मैं ये करूँगा, जहाँ जहाँ मैंने अकाउंट्स की नोट बनाई है वो पेज फाड़ लूँगा, और वो पेज फाड़ करके क्या करूँगा, अपने अकाउंट्स वाले टीचर को दे दूँगा। तो पता है अकाउंट वाला टीचर क्या करेगा? आपको 2 थप्पड़ मारेगा और बोलेगा ये क्या तरीका है, पेज फाड़ करके लाए हो। फिर इसी तरीके से इको के सब्जेक्ट ने इको के टीचर ने आपसे पूछा जो कुछ मैंने पढ़ाया है लाओ उसको मुझे चेक करना है, दिखाओ। तो अब क्या करोगे आप? फिर ये बुक उठाओगे और उसमें से जहाँ जहाँ आपने इको का नोट्स बनाया वो पेज उखाड़ोगे और उसके बाद उसको लेकर जाके देखोगे तो इकोनॉमिक्स का टीचर मानेगा? आपको 2 थप्पड़ मारेगा। सारे सब्जेक्ट टीचर, बिजनेस स्टडीज़ वाले, इंग्लिश या हिंदी वाले, अगर एक ही बुक में सारी चीज़ें आप बना लिए हो तो आपको दिक्कत होगी ना भाई। अगर कोई एक सब्जेक्ट टीचर, मतलब अकाउंट्स का अलग होगा, इको का अलग होगा, इंग्लिश का अलग होगा, हिंदी का अलग होगा, तो अगर एक ही बुक में सारे नोट्स आपने बना रखा है और अगर आपसे हर एक सब्जेक्ट टीचर सेपरेटली, मतलब अलग अलग, वो आपसे नोट्स मांगे अपनी कि लाओ मेरी नोट्स दो, तो आप क्या करोगे? इसमें से फाड़ के दोगे? अगर ऐसा आप करोगे तो आप मार खाओगे, ठीक है। तो सर हम क्या करें जिससे मार ना खाएं? तो उसके लिए पता आप क्या करते हो? तो उसके लिए आप क्या करते हो गाइस, मैं बता रहा हूँ, एक सेकंड। देखो उसके लिए आप क्या करते हो, जो अकाउंट्स का सब्जेक्ट है इसके लिए आप एक अलग फेयर कॉपी बनाते हो और अकाउंट्स वाले टीचर जो भी पढ़ाते हैं वो अकाउंट्स वाली कॉपी में लिखते रहते हो।
इसके बाद आपकी जो इकोनॉमिक्स है, इसके जो टीचर हैं वो जो भी पढ़ाते हैं उसके लिए एक अलग फेयर कॉपी बनाते हो, और जो भी इकोनॉमिक्स का मैटर पढ़ाया जाता है वो आप इकोनॉमिक्स की फेयर कॉपी में लिखते हो। इंग्लिश के टीचर जो भी पढ़ाते हैं उसके लिए आप इंग्लिश की अलग से फेयर कॉपी बनाते हो। इसी तरीके से हिंदी की, है ना, फिज़िकल की, या जो है सो क्या कहते हैं, CS या फिर IT जो भी आप पढ़ते हो ऑप्शनल में, मतलब हर एक सब्जेक्ट की सेपरेटली क्या बनाते हो, आप एक फेयर कॉपी बनाते हो। तो अब इससे आसानी क्या होगी, अब जैसे मान लो अकाउंट वाले टीचर ने कहा कि लाओ मुझे कॉपी दिखाओ जो कुछ भी मैंने पढ़ाया, तो सिंपल है, आपने उसके लिए अलग से फेयर कॉपी ही बना रखा है, और इस कॉपी में सिर्फ अकाउंट के ही मैटर आपने लिखे हैं, तो आप दिखा दोगे और टीचर आपको तारीफ़ भी करेगा कि वाह वेरी गुड, क्या काम किया आपने, है ना। तो यही होता है लेज़र। लेज़र का मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना। क्लासिफिकेशन किस चीज़ का, देखो जर्नल क्या होता है कि जर्नल में हम हर एक टाइप के अकाउंट्स के रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब हमने किसी से गुड्स परचेज़ किया वो भी इसमें रिकॉर्ड कर लिया, किसी को बेचा वो भी रिकॉर्ड कर लिया, कोई एसेट परचेज़ किया वो भी रिकॉर्ड कर लिया, किसी को सैलरी दिया वो भी रिकॉर्ड कर लिया, मतलब एक ही बुक में सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल एक ऐसी बुक होती है जिसमें हम जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, चाहे वो नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड हो, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड हो, या फिर रियल अकाउंट से रिलेटेड हो, सारे ट्रांजैक्शंस हम एक ही बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो जर्नल से आप अगर लोगे तो आपको दिक्कत आएगी, आपको असुविधा होगी। तो उस असुविधा से बचने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी अकाउंट होते हैं जर्नल में, जितने भी अकाउंट होते हैं, जैसे यहाँ पे देखो अगर मैं जर्नल की बात करूँ, ये जो जर्नल है इसमें देखो कितने अकाउंट आए, एक तो कैश अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, परचेज़ का अकाउंट, रोहित का अकाउंट, ठीक है, और इसके अलावा सेल्स अकाउंट, 5 अकाउंट इसमें आए हैं। तो इन पाँचों का हम अलग से एक अकाउंट ही बना लेते हैं। जैसे अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें हम कैश से रिलेटेड ही ट्रांजैक्शंस को दिखाएंगे, बाकी अगर कैपिटल से रिलेटेड है तो उसको नहीं दिखाएंगे, रोहित से रिलेटेड है तो उसको नहीं दिखाएंगे, मतलब सिर्फ कैश से रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है उसको हम कैश अकाउंट में, यानी कि एक अलग अकाउंट ही बना लेते हैं। इसी तरीके से परचेज़ अकाउंट में जब हम परचेज़ करेंगे तो उसको हम परचेज़ अकाउंट में ही दिखाएंगे, मतलब परचेज़ के अलावा दूसरा कोई अकाउंट उसमें नहीं दिखाएंगे। कहने का मतलब जर्नल में जितने भी अकाउंट होते हैं उनका अलग से एक सेपरेट अकाउंट बना लिया जाता है, सारे अकाउंट्स का अलग से एक सेपरेट अकाउंट बना लिया जाता है, और उसी पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसी अकाउंट्स में दिखाई जाती हैं, और फिर लास्ट में उसका हम बैलेंस निकाल लेते हैं। फिर इसके बाद हम विद इन अ सेकंड बता सकते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेटेड पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम अपने बॉस को दे सकते हैं, ठीक है, विद इन अ सेकंड, 1 सेकंड में। कैसे, अभी मैं आपको जब क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपकी जो बुक है DK गोयल की, उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 है वो भी कराऊंगा, ठीक है। तो आइए देखिए, अब मैं अगर आपको लेज़र के बारे में समझाऊँ तो आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि लेज़र का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और देखो, कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ जर्नल मैंने यहाँ पे लिखा था वो भी पढ़ लेता हूँ। कह रहा है कि रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन सिस्टमैटिकली, बिल्कुल सही बात है, यानी जो जर्नल होता है उसमें हम जो भी रिकॉर्डिंग करते हैं वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली करते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है हेल्प इन नोइंग द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, यानी अगर हमें ये पता लगाना है कि कौन सी डेट को कौन सा ट्रांजेक्शन्स हुआ है, तो क्योंकि हम बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसे ढूंढने में भी बहुत आसानी होती है, ठीक है। सीक्वेंस में लिखे रहते हैं, जिस डेट मतलब जो ट्रांजैक्शंस पहले हुई है उसको पहले, जो बाद में उसको बाद में रिकॉर्ड करते हैं, तो उसे ढूंढने में, उसे पता लगाने में भी आसानी होती है। तीसरा पॉइंट कह रहा कि प्रोवाइड्स अ कंप्लीट रिकॉर्ड फॉर फ्यूचर यूज़, क्योंकि जब हम जर्नल बनाते हैं तो डे बाय डे जो ट्रांजैक्शंस होती है उसे रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो फ्यूचर में अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है या किसी भी अकाउंट से रिलेटेड या किसी भी डेट से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट आता है कि इस डेट को क्या ट्रांजैक्शंस हुई थी, क्या नहीं होती, तो वो सारी चीज़ें हम फ्यूचर में जर्नल के थ्रू उसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे सही कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा कि हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग लेज़र अकाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जो जर्नल होता है ना, ये लेज़र बनाने में बहुत हेल्प करता है। मैंने अभी बताया कि जो जर्नल होता है वो लेज़र का बेस होता है, ठीक है, क्योंकि जर्नल की ही हेल्प से हम क्या करते हैं, लेज़र प्रिपेयर करते हैं। और लेज़र के जब हम लेज़र बना लेते हैं तो लेज़र के बेसिस पे हम आगे ट्रायल बैलेंस या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, PL अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, तो एक तरीके से हम कह सकते हैं, देखो जो जर्नल होता है वो लेज़र का बेस होता है, और जो लेज़र होता है वो ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बेस होता है, ठीक है।
बात समझ रहे हो? आइए अब इसके बाद हम आपको समझाते हैं लेज़र का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहली बात, जो लेज़र है इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स, यानी लेज़र को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट, यानी ये सबसे मेन बुक होती है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो लेज़र है ये क्लास 11th के लिए तो यूज़फुल है ही है, लेकिन क्लास 12th के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि क्लास 12th में आपको हर चैप्टर में लगभग आपको लेज़र ही बनाना है, ठीक है। तो इसलिए ये चैप्टर आपको समझ में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आप बस मेरे साथ बने रहिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छा, आज की ही वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट नॉलेज आपको मिल जाएगा कि लेज़र होता क्या है या फिर बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं लेज़र की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो कह रहा है कि लेज़र इज़ द प्रिंसिपल बुक। बिल्कुल, लेज़र जो होती है वो प्रिंसिपल बुक होती है ऑफ अकाउंट्स इन विच ऑल ट्रांजेक्शंस, जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं रिलेटिंग टू अ पर्सन, किसी पर्सन से रिलेटेड, जैसे रोहित से रिलेटेड हो गया, मोहन से रिलेटेड हो गया, शाम से रिलेटेड हो गया, सीता से रिलेटेड हो गया, यानी किसी पर्सन से रिलेटेड हो या किसी भी असेट से रिलेटेड हो, जैसे बिल्डिंग से रिलेटेड हो गया, मशीनरी से रिलेटेड हो गया, फर्नीचर से रिलेटेड हो गया, या किसी भी लाइबिलिटी से रिलेटेड हो। लाइबिलिटी का मतलब जैसे कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, है ना, या किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड हो, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, है ना, वेजेज हो गया, या फिर किसी भी इनकम से रिलेटेड हो, जैसे सेल्स हो गया, है ना, सेल्स हो गया आपका, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, तो ये सब क्या है, इनकम है। आर क्लासिफाइड, इन सभी को हम क्लासिफाइड करते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एंड रिकॉर्डेड इन सेपरेट अकाउंट, और उनके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट ही ओपन कर लेते हैं, और उस सेपरेट अकाउंट में हम क्या करते हैं, उसी अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको उसी में रिकॉर्ड करते हैं, और अंत में हम क्या करते हैं, उसका बैलेंस निकाल लेते हैं। कैसे, वो आगे अभी हम आपको समझाते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है लेज़र हेल्प्स इन समराइजिंग, ठीक है। देखो लेज़र क्या करता है कि जो बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं ना उसको समराइज़ कर देता है, मतलब एक छोटे से पेज पर आपको दिखा देगा। देखो अगर मान लो हम 1 महीने या 6 महीने का ट्रांजेक्शन्स लेज़र में रिकॉर्ड करते हैं तो वो बहुत सारे पेजेज में जाएगा, लेकिन लेज़र क्या करता है, उसको एक पेज में यानी कि समराइज़ कर देता है, उसको छोटे में कर देता है। जर्नल एंट्रीज एंड फाइंडिंग बैलेंसेज ऑफ डिफरेंट अकाउंट, और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, हर एक अकाउंट के जो बैलेंसेज होते हैं वो फाइंड कर लेते हैं, और वो करंट, हर एक अकाउंट के करंट बैलेंसेस को बता देते हैं कि एक पर्टिकुलर अकाउंट का करंट बैलेंस क्या है, ठीक है। चलो इसके बाद फिर वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखिए, फ्लो ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, है ना। तो मैंने बता दिया ऑलरेडी कि सबसे पहले किसी भी बिजनेस में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसे सबसे पहले हम किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, फिर सेकंड उसको लेज़र में रिकॉर्ड करते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, ठीक है। आइए हम समझते हैं एग्जाम्पल, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि लेज़र कैसे बनता है। एक चीज़ तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जो लेज़र होता है वो जर्नल एंट्री के हेल्प से बनता है, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे एक ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹5,000, ठीक है, ये ट्रांजैक्शन है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा, इसकी जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी। अच्छा, एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस चैप्टर में आपकी जो जर्नल एंट्री है ना उसका भी रिविज़न होगा, क्योंकि जर्नल एंट्री करोगे फिर आप लेज़र बनाओगे। तो अब इस ट्रांजैक्शंस की बताओ जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000, तो देखो इसकी जर्नल एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही ना होगी, ये तो जर्नल एंट्री होगी। अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, लेज़र बनाएंगे। लेज़र बनाने का मतलब जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट आएंगे उनका अलग से एक अकाउंट ही बना लेंगे। जैसे इस जर्नल एंट्री में 2 अकाउंट इंक्लूडेड हैं, एक तो आपका परचेज अकाउंट आ रहा है, दूसरा कैश अकाउंट आ रहा है, तो 2 लेज़र बनेगा, एक आपका परचेज अकाउंट बनेगा और एक कैश का लेज़र बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा देखो, जैसे मान लो अगर हम परचेज अकाउंट बनाते हैं तो बनाने का रूल क्या है वो ध्यान से सुनो, मैं 2 बार रिपीट करूंगा, आपको याद हो जाना चाहिए। देखो जो भी अकाउंट हम बनाएंगे या जो भी लेज़र हम बनाएंगे, जैसे यहाँ हम परचेज अकाउंट बनाने जा रहे हैं, मतलब परचेज का लेज़र बनाने जा रहे हैं, तो इसको बनाओगे कैसे, जर्नल एंट्री की हेल्प से। सर कैसे बनेगा, तो देखो जो भी अकाउंट बनाएंगे उस अकाउंट से रिलेटेड आप जर्नल में देखोगे, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जो अकाउंट आप बनाओगे उस अकाउंट से रिलेटेड जर्नल में देखोगे, अगर वो रिलेटेड अकाउंट यानी जो अकाउंट आप बना रहे हो, जैसे कि यहाँ हम परचेज अकाउंट बना रहे हैं, तो अगर वो रिलेटेड अकाउंट जर्नल में डेबिट है तो उसकी पोस्टिंग हम डेबिट में करेंगे, ठीक है। कहाँ करेंगे, डेबिट में करेंगे। और रिकॉर्ड क्या करेंगे, मतलब लेज़र में हम दिखाएंगे क्या, तो उसका अपोजिट वाला दिखाएंगे। जैसे हम यहाँ पे देखो बना रहे हैं परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट अगर हम बना रहे हैं तो अब जर्नल में देखो परचेज अकाउंट है क्या, डेबिट है कि क्रेडिट है, तो सर परचेज अकाउंट यहाँ पे डेबिट है, तो इसकी पोस्टिंग परचेज अकाउंट में डेबिट साइड ही होगी,
ठीक है। देखो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, जो लेज़र होता है ना वो टी शेप में बनता है। देखो ये टी शेप है, ये टी है ना। लेफ्ट वाला साइड जो होता है वो डेबिट साइड होता है, और राइट वाला साइड जो होता है वो क्रेडिट साइड होता है, ठीक है। तो डेबिट में देखो हम क्या करेंगे, डेबिट में हम अब देखो यहाँ क्योंकि परचेज अकाउंट बना रहे हैं, तो जर्नल में परचेज अकाउंट क्या है, डेबिट है। तो इसकी पोस्टिंग देखो, इसकी पोस्टिंग हम क्या करेंगे, डेबिट साइड करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, तो उसका अपोजिट वाला। तो देखो परचेज अकाउंट की पोस्टिंग हम परचेज अकाउंट में कर रहे हैं, परचेज अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन लिखेंगे क्या, इसके अपोजिट वाला। तो इसका अपोजिट क्या है, टू कैश अकाउंट। तो देखो यहाँ पे लिखा टू कैश अकाउंट, कितना 5000। सर नहीं समझ में आया, फिर से समझा रहा हूँ। कैश अकाउंट बना रहा हूँ, इस बार हम बना रहे हैं कैश अकाउंट। मैंने क्या कहा, जो अकाउंट हम बना रहे हैं वो पर्टिकुलर अकाउंट हम जर्नल में देखेंगे। अगर वो पर्टिकुलर अकाउंट जर्नल में डेबिट है तो उसको हम डेबिट में दिखाएंगे लेज़र के। अगर वो पर्टिकुलर अकाउंट जर्नल में क्रेडिट है तो उसको हम क्रेडिट में दिखाएंगे। जैसे यहाँ पे देखो हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट यहाँ देखो जर्नल में क्या है, क्रेडिट है, तो अब इसकी पोस्टिंग क्रेडिट में होगी। अच्छा, क्रेडिट में कोई भी चीज़ हम लिखते हैं तो बाई लगाकर, और डेबिट में कोई भी चीज़ लिखेंगे तो टू लगाकर, ठीक है। अब यहाँ देखो जर्नल में टू का मतलब क्रेडिट होता था, लेकिन लेज़र में टू का मतलब डेबिट होता है और बाई का मतलब क्रेडिट होता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से देखो, कैश अकाउंट बना रहे हैं तो जर्नल में कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट, तो इसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड होगी, और लिखेंगे क्या, बाई, इसके अपोजिट क्या है, परचेज, ठीक है। अगर हम कैश अकाउंट की पोस्टिंग कर रहे हैं तो कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, क्रेडिट में ही दिखाएंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, इसके अपोजिट दो है, तो इसका अपोजिट क्या है, परचेज अकाउंट, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, अमाउंट दिखा देंगे कितना, 5000। समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, नहीं सर कुछ नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको 110% समझ में आएगा। आइए आगे इसके बाद देखते हैं। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा की फीचर्स ऑफ लेजर। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे लिखा सेपरेट अकाउंट फॉर ईच आइटम। जर्नल एंट्री में जितने भी अकाउंट आते हैं, ठीक है, उन सभी का हम अलग अलग क्या करते हैं, एक अकाउंट ही बना लेते हैं। फिर इसके बाद सेकंड पॉइंट कह रहा हेल्प फाइंड्स बैलेंसेज। फिर इसके बाद हम हर एक अकाउंट का बैलेंस निकाल लेते हैं। फिर कह रहा बेसिस फॉर ट्रायल बैलेंस। जब हम लेज़र एक बार बना लेते हैं तो उसी लेज़र की हेल्प से, यानी लेज़र का जो हम बैलेंस निकालते हैं उसके बैलेंस की हेल्प से हम आगे ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। और जब हम एक बार ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं तो उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा क्लासीफाइज ट्रांजेक्शन सिस्टमेटिकली, मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको हम एक सिस्टम से क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई करने का मतलब बेसिकली हम लेज़र ही बनाते हैं। फिर लास्ट में लिखा लेज़र इज़ द फाउंडेशन फॉर अक्यूरेट अकाउंटिंग, यानी अगर आपको अक्यूरेट अकाउंटिंग करनी है तो लेज़र आपका क्या काम करेगा, एक फाउंडेशन का काम करेगा। तो लेज़र समझ में आना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मतलब एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए लेज़र उसके ब्लड में होना चाहिए, है ना, जैसे ब्लड फ्लो करता है नसों में, उसी तरीके से कॉमर्स स्टूडेंट के लिए लेज़र जो है उसके ब्लड में फ्लो होना चाहिए। आइए इसके बाद हम समझते हैं कि जो लेज़र होता है, चलो इसकी नीड और इम्पोर्टेंस की बात बाद में करेंगे। आइए पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, आपकी बुक का, जिससे आपको लेज़र कैसे बनाना है वो समझ में आ जाएगा। देखो ये एक ट्रांजेक्शन है आपकी बुक का, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इनटू लेज़र। पोस्ट का मतलब होता है, देखो जब हम लेज़र बनाते हैं तो लेज़र कैसे बनाते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हमने किया है, यानी जो भी हमने जर्नल एंट्री किया है, इस जर्नल की हेल्प से हम क्या करते हैं, लेज़र बनाते हैं, ठीक है। मतलब जर्नल एंट्री को हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ पे, लेज़र में। तो ये जो प्रोसेस होता है जर्नल से लेज़र में ट्रांसफ़र करने को, ठीक है, इसी को बोलते हैं पोस्टिंग करना। क्या बोलते हैं, पोस्टिंग करना। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कह रहा कि पोस्ट देम इनटू लेज़र, बैलेंसेस द अकाउंट्स, यानी बैलेंस भी निकालना, एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, और आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, ठीक है। ये देखो सारी ट्रांजेक्शन्स आपको दी रही है। 2023 का डेटा दे रखा है। मार्च 1 को ट्रांजेक्शन है। श्याम सुंदर एंड सन्स कमेंस बिजनेस विद कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश, मशीनरी परचेज फॉर कैश, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु दिलीप, है ना। ये सारी ट्रांजेक्शन्स आपको दी है। तो सबसे पहला आपका काम क्या होगा, इसकी जर्नल एंट्री बनाना। तो आइए सबसे पहले हम इसकी जर्नल एंट्री बनाते हैं। ये सब ट्रांजेक्शन्स दिए, ठीक है। तो देखो पहली ट्रांजेक्शन्स क्या है, एक एक ट्रांजेक्शन्स को पढ़ते जाएंगे और उसकी एंट्री भी करते जाएंगे। देखो पहली ट्रांजेक्शन है श्याम सुंदर एंड सन्स कमेंस बिजनेस विद कैश, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ पे किया है, ठीक है। यहाँ देखो लेज़र अकाउंट कंप्लीट सोल्यूशन, जर्नल एंट्रीज, लेज़र अकाउंट, टी अकाउंट, टी शेप अकाउंट कहते हैं लेज़र को, ठीक है, क्योंकि जो लेज़र बनता है वो टी शेप में बनता है, ऐसे
लेफ्ट वाला डेबिट होता है और राइट वाला क्रेडिट होता है, ठीक है, इसलिए इसको टी शेप अकाउंट कहते हैं। विथ बैलेंसेज एंड ट्रायल बैलेंस सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। तो पहले ट्रांजेक्शन्स की एंट्री देखो क्या हो जाएगी, डेट में 1 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो पहले ट्रांजेक्शन्स की एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 80,000 एंड 80,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, ठीक है। तो जर्नल एंट्री देखो मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जितने भी बच्चे मेरी वीडियोस देख रहे हैं उन सबको जर्नल बहुत अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। दूसरी ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फॉर कैश 36,000। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। देखो 2 मार्च को इसकी एंट्री हो जाएगी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 36,000 एंड 36,000। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेजेड फॉर कैश, ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट है मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी गाइस, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। देखो यहाँ पे 3 को मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 4,000। नरेशन हो जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज्ड फॉर कैश, है ना। ये भी समझ में आ गया होगा, नॉर्मल सी एंट्री है, कोई बड़ी डील नहीं है गाइस। चलो इसके बाद 4th परचेज गुड्स फ्रॉम रघु से और दिलीप से, यानी कि क्रेडिट परचेज है। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, देखो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेजेस क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बढ़ना डेबिट होता है। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो रघु और दिलीप बिजनेस के क्या है, क्रेडिटर हैं। क्रेडिटर बिजनेस की लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी का इंक्रीज करना क्रेडिट होता है ना। तो रघु से 22,000 का गुड्स परचेज किया गया है और दिलीप से 30,000 का। तो 22 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 52,000 का एक्सपेंस हो जाएगा परचेज के नाम का। इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग गुड्स परचेजेड ऑन क्रेडिट, है ना। समझ में आ गया, हाँ सर आ गया। तो थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ एंट्री, क्योंकि मुझे पता आपको आ रही है समझ में, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पे मैं वेस्ट नहीं करूँगा। अगला है रिटर्न गुड्स टू रघु। देखो रघु से पहले सामान खरीदा गया था, अब रघु को वापस किया जा रहा, तो ये कौन सा रिटर्न है, परचेज रिटर्न है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी 6 मार्च को रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। अमाउंट कितना हो जाएगा, 4,000 एंड 4,000, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 8 को, कह रहा पेड टू रघु इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 17,500। देखो ध्यान से देखो, रघु से कितने का सामान खरीदा गया था, 22,000 का, 4,000 का सामान वापस हो गया, तो 22 में से 4 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 18,000। यानी 18,000 पेमेंट करना था, लेकिन 17,500 ही पेमेंट किया गया और फुल सेटलमेंट हो गया। इसका मतलब 500 का डिस्काउंट हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी 8 मार्च को रघु डेबिट, क्योंकि रघु का पेमेंट हो रहा है, अब ये क्रेडिटर नहीं रहेंगे, टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। देखो कैश की पेमेंट कितना हुई है, 17,500 और डिस्काउंट कितना मिला, 500, है ना। क्योंकि रघु को देना कितना था, 18,000, 18,000 में से 17,500 दिया गया, इसका मतलब 500 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, जो कि बिजनेस का रेवेन्यू है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। ये एंट्री भी आपको समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद नेक्स्ट देते हैं 10 को कह रहा है कि सोल्ड गुड्स टू महेश चंद एंड कंपनी फॉर ₹32,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट, यानी 5% ट्रेड डिस्काउंट पर महेश चंद को सामान बेचा गया, मतलब कि ये भी क्रेडिट सेल है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी 10 मार्च को महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये डेटर हो जाएंगे, उधार पर सेल किया गया इनको, और सेल ये रेवेन्यू हो जाएगा बिजनेस का, और रेवेन्यू का इंक्रीज़ करना क्या होता है, क्रेडिट। तो एंट्री हो जाएगी महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा, 30,400। सर ये कैसे आया, तो 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद, है ना, 5% डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपका आ जाएगा 30,400। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 32,000 का 5% निकाल लीजिएगा, जो भी अमाउंट आएगा 32,000 में से माइनस कर लीजिएगा। चलो इसके बाद 13 को कह रहा रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश चंद एंड कंपनी 19,800, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड 200 का डिस्काउंट भी अलाउ किया गया है। तो इसकी एंट्री हो जाएगी, एक सेकेंड, इसकी एंट्री यहाँ पे देखो 13 मार्च को हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि महेश चंद से रिसीव हुआ है, ठीक है, कितना 19,800, और महेश चंद को डिस्काउंट अलाउ किया गया है, तो ये बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा कितना, 200, और टू महेश चंद एंड कंपनी। अब ये डेटर नहीं रहेंगे, डेटर कम हो जाएगा, डेटर कम होने का मतलब असेट कम हो जाएगा, कितने से, 20,000 से, ठीक है, क्योंकि 19,800 मिला, 200 का डिस्काउंट दिया गया, इसका मतलब महेश चंद से कितना लेना था, 20,000 लेना था, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद
नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है पेड कैश टू दिलीप 14,850 और नीचे कह रहा कि डिस्काउंट रिसीव हुआ है 150 का। ठीक है, तो इसकी भी एंट्री बना लेते हैं, कोई बड़ी डील नहीं है, आसान है। देखो इसकी एंट्री हो जाएगी दिलीप डेबिट, क्योंकि दिलीप को पेमेंट हो रहा है तो दिलीप अब क्रेडिटर नहीं रहेंगे, क्रेडिटर डिक्रीज़ होगा। क्रेडिटर डिक्रीज़ होने का मतलब लाइबिलिटी डिक्रीज़ हो रही है ना, तो लाइबिलिटी का डिक्रीज़ होना क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। टू कैश अकाउंट, कितना कैश पेमेंट हुआ है 14,850। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, कितना डिस्काउंट मिला है 150। तो इन दोनों का टोटल करेंगे तो 15,000 आ जाएगा। मतलब 15,000 का पेमेंट करना था, जिसमें से 14,850 का पेमेंट हुआ, 150 का डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो ये भी एंट्री समझ में आ गई होगी। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश 25,000 का, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सिंपल है ना। यहाँ पे देखो 20 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 25,000 एंड 25,000, ये तो बहुत ही सिंपल एंट्री थी। इसके बाद नेक्स्ट है 24 को सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू सुधीर लिमिटेड, इसकी भी सेम एंट्री हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है ना। फिर आगे कह रहा कि पेड फॉर रेंट, तो इसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो एक सेकेंड, पहले आप ये देख लो 26 मार्च को जो सुधीर को सामान बेचा गया कैश बेसिस पर, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 18,000। फिर रेंट की पेमेंट की गई, रेंट एक्सपेंस है, रेंट अकाउंट डेबिट, कैश से पेमेंट हुआ तो टू कैश अकाउंट 1,500 एंड 1,500। यहाँ तक क्लियर है। चलो 2 ट्रांजेक्शन्स और बची हैं, इसको भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद लेज़र बनाते हैं। ठीक है, चलो एक है रिसीव्ड फॉर कमीशन 2,000 रुपया, तो इसकी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। देखो यहाँ पे देखो 26 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि कमीशन रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है विड्रू बाय प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, तो इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और लास्ट है परचेज ऑफ फैन फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस, तो इन दोनों की एंट्री देखो हो जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 1200 एंड 1200। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, देखो मैं समझा देता हूँ। विड्रू बाई प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज़, ये 5,000, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सॉरी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 5,000 और परचेज ऑफ फैन फॉर प्रोप्राइटर्स हाउस, तो ये भी ड्राइंग ही हो जाएगा है ना। 5,000 की एंट्री कहाँ किया है, 5,000 की एंट्री उसने किया ही नहीं, छूट गया क्या। चलो यहीं पे कर लेना, बीच में वो गलत है, एक एंट्री छूट गई है। देखो उसकी एंट्री कर लेना, ड्राइंग्स मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट जो पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। ठीक है, 5,000 डेबिट में कर लेना और 5,000 क्रेडिट में कर लेना। ये एंट्री कब करोगे, 26 मार्च के बाद, यानी कि 28 मार्च को, मतलब जो लास्ट वाली एंट्री है इसके पहले, जस्ट पहले ये एंट्री कर लेना, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, चलो ये तो हो गई आपकी जर्नल एंट्री। अब आपको लेज़र बनाना है, तो लेज़र जो है इसी जर्नल एंट्री की हेल्प से बनेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले हम बनाते हैं कैश अकाउंट। यहाँ से देखो सबसे पहले लेज़र अकाउंट में जो कि टी शेप अकाउंट होता है, इसमें हम बनाते हैं कैश अकाउंट। कैसे बनेगा देखो, फिर से एक बार मैं रूल आपको समझा रहा हूँ। ठीक है गाइस, देखो मैंने क्या बताया था, लेज़र कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो देखो जो भी अकाउंट हम बनाते हैं, जो भी पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हैं, उस पर्टिकुलर अकाउंट को हम जर्नल में देखते हैं। अगर वो पर्टिकुलर अकाउंट जर्नल में डेबिट है, जैसे यहाँ पे देखो कैश अकाउंट बना रहे हैं, अब पहले एंट्री में देखो कैश अकाउंट डेबिट है, तो इसकी पोस्टिंग डेबिट साइड ही होगी, लेकिन लिखेंगे क्या उसके अपोजिट वाला, तो इसके अपोजिट क्या है, टू कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। देखो पहले तो इसका फॉर्मेट समझो। देखो अगर आपको कैश अकाउंट बनाना है तो देखो इसका फॉर्मेट होता है, सबसे पहले डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये डेबिट का कॉलम हो गया लेफ़्ट साइड, फिर इसके बाद वही सेम चीज़ें, डेट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये क्रेडिट का कॉलम हो जाएगा। ठीक है, डेबिट में कोई भी चीज़ लिखेंगे तो टू लगा करके,
और क्रेडिट में कोई भी चीज़ लिखेंगे तो बाई लगा करके, ठीक है। आइए पोस्टिंग करते हैं। सर पोस्टिंग का क्या मतलब होता है? तो पोस्टिंग का मतलब होता है जब हम जर्नल वाली ट्रांजेक्शन लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं है ना, ध्यान से देखना। अब आपको कैश अकाउंट देखना है जर्नल में, पहले 1 मार्च में देखना है कैश अकाउंट आया है, हाँ सर आया है। कैश अकाउंट यहाँ पे जर्नल में क्या है, डेबिट है, ठीक है डेबिट है। तो कैश अकाउंट के किस साइड जाएगा, मार्च 1 को डेबिट में ही दिखाएंगे, लेकिन कैश अकाउंट नहीं लिखेंगे, उसका अपोजिट। तो इसका अपोजिट क्या है, टू कैपिटल अकाउंट है। तो यहाँ पे देखो लिखा गया, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा गया 2 मार्च 1 टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना था 80,000। तो यहाँ पे देखो 80,000 दिखाया गया। समझ में आया? नहीं सर, फिर से देखो। इसके बाद देखो कैश कहाँ आया है, 2 मार्च में भी कैश आया है है ना। अब यहाँ 2 मार्च में देखो आपका जो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट में आया है, तो इसकी पोस्टिंग इस बार कहाँ होगी, कैश अकाउंट के क्रेडिट में। यहाँ देखो मार्च 2 में लिखा है ना क्रेडिट में, और क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखो कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो इसका अपोजिट कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट है। इसका अपोजिट कौन सा अकाउंट है, देखो इस कैश के अपोजिट कौन सा अकाउंट है, परचेज अकाउंट है। तो यहाँ पे क्रेडिट में लिखेंगे बाई परचेज अकाउंट, अमाउंट दिखाएंगे 36,000, यहाँ पे दिखा देंगे 36,000, ठीक है। अब कुछ समझ में आ रहा? हाँ सर समझ में आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर देखो 3 मार्च को देखो यहाँ पे क्या कैश आया है, तो हाँ यहाँ पे भी देखो कैश आया, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहाँ देखो कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट में, तो इसकी पोस्टिंग कैश अकाउंट में कहाँ होगी, क्रेडिट में होगी, ठीक है, मार्च 3 को। और इसका अपोजिट अकाउंट कौन सा है इस बार, मशीनरी अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई मशीनरी अकाउंट, कितना 4,000। समझ में आ रहा? हाँ सर धीरे धीरे आ रहा, और आगे बताइए, ठीक है फिर बता रहा हूँ। देखो मार्च 3 हो गया, इसके बाद मार्च 4 में देखो कैश कहीं आया है, यहाँ कहीं कैश नहीं आया है। परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु टू दिलीप, तो इसको छोड़ देंगे, अगर कैश अकाउंट नहीं आया है तो छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फिर मार्च 6 को देखो इसमें परचेज कैश आया है, तो यहाँ भी कैश नहीं आया, छोड़ दो। मार्च 8 में देखो हाँ यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है। अब यहाँ ध्यान से समझना, यहाँ पे कैश अकाउंट क्रेडिट है, तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी, क्रेडिट में होगी। डेट क्या है 8 मार्च, तो क्रेडिट में देखो 8 मार्च डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब क्रेडिट में इसका अपोजिट यानी डेबिट, इसके अपोजिट यानी कि डेबिट में क्या है, तो रघु है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई रघु। लेकिन अब अमाउंट क्या दिखाओगे, अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, रघु के सामने देखो यहाँ पे 18,000 है ये दिखा देंगे, और बहुत सारे बच्चे कैश के सामने 17,500 ये दिखा देंगे। तो कौन सा अमाउंट दिखाना सही है, तो याद रखना जो अकाउंट हम बना रहे हैं, हम यहाँ जरूर लिखे हैं बाई रघु अकाउंट, लेकिन उससे नहीं मतलब है। अब अगर आपने रघु के सामने का अमाउंट लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि वो रघु के अकाउंट में जाएगा। तो अगर आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश के सामने यहाँ देखो कितना है 17,500, तो यहाँ आप भले ही आपने बाई रघु अकाउंट लिखा है, लेकिन अमाउंट कितना दिखाओगे 17,500। 17,500 क्यों, क्योंकि कैश के सामने कितना है 17,500 ही है। तो कैश अकाउंट हम बना रहे हैं, तो कैश अकाउंट के सामने वाला ही अकाउंट हम अमाउंट जो है वो दिखाएंगे। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ में आ रहा। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। 10 मार्च को यहाँ पे देखो कैश नहीं आया है, महेश चंद अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट है, इसको छोड़ दो। 13 मार्च को देखो कैश आया है, अब यहाँ देखो कैश अकाउंट डेबिट है, तो इसकी पोस्टिंग डेबिट में होगी। 13 मार्च कहाँ है, यहाँ देखो 13 मार्च। अच्छा इसका अपोजिट क्या है, तो इसके अपोजिट में क्रेडिट में टू महेश चंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू महेश चंद एंड कंपनी। लेकिन अमाउंट कौन सा दिखाएंगे, तो कैश अकाउंट के सामने वाला। तो कैश अकाउंट के सामने वाला कितना है 19,800। देखो अगर महेश चंद के सामने वाला दिखा दोगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे 20,000 है। हम बना कौन सा अकाउंट रहे हैं, कैश अकाउंट, तो हमें कैश अकाउंट से मतलब है। तो कैश अकाउंट के सामने कितना है 19,800, तो यहाँ पे भी देखो दिखाया गया कितना 19,800। बात समझ में आ रही है? हाँ सर आ रही है। चलो इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 15 मार्च को। तो 15 मार्च को भी देखो यहाँ पे कैश अकाउंट आया है, एंट्री में क्रेडिट है, तो इस बार क्रेडिट पे पोस्ट होगा। एक सेकंड गाइज, तो देखो गाइज ये समझ में आ गया है ना। तो यहाँ पे देखो कैश अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट था है ना, कितना 17,500। इसके अपोजिट में क्या था, अच्छा ये तो हो गया था ना ये वाला। 13 मार्च को कैश अकाउंट यहाँ पे डेबिट था, तो डेबिट में ही पोस्ट होगा, लेकिन इसके अपोजिट यानी क्रेडिट में क्या है महेश चंद एंड कंपनी। तो यहाँ पे देखो मार्च 13 को महेश चंद एंड कंपनी लिखा गया, और कितना अमाउंट है कैश के सामने 19,800, तो 19,800 ही दिखाएंगे, ठीक है। चलो इसके बाद देखो कैश अकाउंट कहाँ पे आया है, 15 मार्च को कैश अकाउंट क्रेडिट आया है ना, और इस क्रेडिट में इसका अपोजिट डेबिट, यानी इसके अपोजिट में यानी कि डेबिट में क्या है दिलीप अकाउंट। तो इस बार हम क्रेडिट में पोस्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो क्रेडिट में पोस्ट करेंगे,
एक सेकेंड, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। यहाँ देखो क्रेडिट में पोस्ट करेंगे मार्च 15, कहाँ गया, एक सेकेंड गाइस, कौन सी डेट थी, हाँ मार्च 15। कैश अकाउंट क्रेडिट है ना, तो क्रेडिट में ही पोस्ट होगा, लेकिन लिखेंगे इसके अपोजिट यानी कि डेबिट वाला दिलीप, कितना 14,850, 14,850। यहाँ पे देखो लास्ट में पोस्ट किया है मार्च 15 को बाई दिलीप अकाउंट 14,850। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, मार्च हो गया। इसके बाद 20 मार्च को कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब यहाँ देखो कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्ट होगा, लेकिन लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट 25,000, है ना। देखो यहाँ पे मार्च 20 को देखो यहाँ पे लिखा टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना 25,000, है ना, ये समझ में आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट देते हैं, 20 मार्च के बाद है 26 मार्च। अब यहाँ पे भी देखो कैश अकाउंट डेबिट है टू सेल्स अकाउंट, यानी कैश अकाउंट एंट्री में क्या है, डेबिट है, तो डेबिट में ही पोस्ट होगा, लेकिन लिखेंगे क्या, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे देखो 24 मार्च को डेबिट में ही दिखाएंगे, क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना हो जाएगा 18,000। अब समझ में आया, हाँ सर अब समझ में आ रहा। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 26 मार्च को यहाँ पे भी देखो कैश अकाउंट डेबिट है और क्रेडिट में कमीशन अकाउंट है। तो कैश अकाउंट अगर डेबिट है तो डेबिट में ही दिखाएंगे, लेकिन इसके अपोजिट वाला अकाउंट, अपोजिट में क्या है, टू कमीशन, तो यहाँ पे देखो दिखाएंगे 26 मार्च को टू कमीशन कितना 2,000। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद एक एंट्री छूट गई थी जो मैंने बताया था, वो एंट्री क्या थी, वो एंट्री थी 28 मार्च को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, मैं कर दे रहा हूँ, इसको आप लिख लीजिएगा एंट्री में, 28 मार्च को ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। अब इस एंट्री में देखो कैश अकाउंट, अच्छा अमाउंट कितना था 5,000, 5,000। अब यहाँ पे देखो कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो मतलब कैश अकाउंट के क्रेडिट में ही पोस्ट होगा, लेकिन इसके अपोजिट में क्या है, ड्राइंग्स, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि क्रेडिट में है तो बाई ड्राइंग्स लिखेंगे। अमाउंट कितना 5,000, तो देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको, 28 मार्च को यहाँ पे देखो मार्च 28 बाई ड्राइंग्स अकाउंट कितना 5,000। ठीक है, इसके बाद लास्ट एंट्री, लास्ट कैश अकाउंट थोड़ा सा बड़ा होता है गाइस, है ना, सबसे बड़ा अकाउंट कैश अकाउंट ही होता है। लास्ट की एंट्री थी 28 मार्च को, जो फ़ैन ख़रीदा था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना, 1200। अब यहाँ पे देखो कैश अकाउंट क्या है, क्रेडिट है, तो इसकी भी पोस्टिंग क्रेडिट में होगी, लेकिन लिखेंगे क्या, बाई ड्राइंग्स अकाउंट, है ना। तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ लिखा 28 मार्च को बाई ड्राइंग्स अकाउंट 1200। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसके बाद इसका बैलेंस निकालना है, कैश अकाउंट का बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो अगर आप कैश अकाउंट का टोटल करोगे तो इसका डेबिट साइड ज़्यादा आएगा। अगर डेबिट का टोटल करोगे तो 1,44,800 आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है ये जो 1 लाख, ऐसा नहीं, 1,44,800 नहीं आएगा, इसका टोटल आएगा 80, 200, 1,05,000, हाँ 1,44,800 ही आएगा। ठीक है, 1,44,800 आएगा। देखो इसका टोटल मतलब 80,000 ये, 19,800 ये, 25,000 ये, 18,000 ये और 2,000 ये सभी जब आप प्लस करोगे तो इसका टोटल आएगा 1,44,800। ठीक है, यही सेम अमाउंट यहाँ भी आप दिखाओगे 1,44,800, ये थोड़ा सा गलत है, मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे होना चाहिए था, ये जो टोटल लिखा ना यहाँ पे लिखिए 1,44,800, कितना लिखेंगे 1,44,800। फिर यहाँ भी ये जो टोटल लिखा है यहाँ पे लिखेंगे 1,44,800। आप एक बार टोटल कर लीजिएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा किस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, तो डेबिट साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, 1,44,800 यहाँ भी लिखेंगे, 1,44,800 यहाँ भी लिखेंगे। लेकिन जब आप क्रेडिट का टोटल करेंगे, ये जो क्रेडिट वाला टोटल है ये 1,44,800 नहीं आएगा। ठीक है, पता है कितना कम आएगा,
64,750 की डेफिशिएंसी आएगी। कहाँ पे? क्रेडिट साइड में। मतलब डेबिट का टोटल करोगे तो 1,44,800 आएगा, लेकिन क्रेडिट में जब टोटल करोगे तो 1,44,800 में 64,750 की डेफिशिएंसी आएगी, कमी आएगी। मतलब जितना भी आएगा उसमें अगर 64,750 जोड़ दोगे तब वो जाके बनेगा 1,44,800। देखो डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल होता है ना, तो दोनों साइड हमें इक्वल करना पड़ता है। तो 1,44,800 अगर डेबिट में आ रहा है तो क्रेडिट में भी आप 1,44,800 टोटल में रखोगे, लेकिन जब क्रेडिट का टोटल करोगे तो वो 1,44,800 नहीं आएगा, 64,750 की डेफिशिएंसी आएगी। जितने की भी डिफिशियंसी आएगी उसको हम लिखते हैं बाई बैलेंस सीडी करके। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस सीडी करके, जो कि कितना आएगा, ये गलत है, वो आएगा 64,750। कितना आएगा? 64,750। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा गलती है। गलती वो ये है कि इसका टोटल ये नहीं है, ये गलत है, ठीक है। इसका जब टोटल करोगे डेबिट साइड का सबसे पहले आप टोटल करोगे 1,44,800 आएगा, तो इसका जो भी टोटल आएगा वो यहाँ क्रेडिट में भी दिखा लोगे 1,44,800। फिर क्रेडिट का जब आप टोटल करोगे तो वो 1,44,800 नहीं आएगा, 64,750 की डेफिशिएंसी आएगी। मतलब अगर 64,750 इस अमाउंट में और जोड़ दिया जाए, मतलब जो टोटल ऑफ क्रेडिट है उसमें 64,750 और जोड़ दिया जाए तो वो 1,44,800 के बराबर हो जाएगा। तो जितने की डेफिशिएंसी आएगी क्रेडिट में, ठीक है, उसको लिखेंगे बाई बैलेंस C/D। C/D का मतलब होता है कैरीड डाउन, ठीक है। और वो अमाउंट कितना आएगा? वो आएगा 64,750, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर ये क्रेडिट में आया बाई बैलेंस CD तो इसको फिर हम डेबिट में दिखा देते हैं बाई बैलेंस BD करके 64,750, ठीक है। ये ज़रूर आप करिएगा। मतलब अगर CD क्रेडिट में आ रहा है तो इसका BD डेबिट में आ जाएगा अगले मंथ की फर्स्ट डेट को, ठीक है। जैसे ये मार्च 15 था, मार्च 18 को ख़त्म हुआ था, तो मार्च के बाद कौन सा महीना आएगा? अप्रैल। तो ये 1 अप्रैल का बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। 1 अप्रैल का बैलेंस हो जाएगा टू बैलेंस BD 64,750। बात समझ रहे हो? हाँ सर समझ में आ गया। चलो इसके बाद ये कैश अकाउंट आपका प्रिपेयर हो गया। अब देखो इसको बनाने से फ़ायदा क्या हुआ। अब अगर मान लो आपका बॉस आए, ठीक है, अब अगर आपका बॉस आए और आपसे पूछे कि ये बताइए सर कि एक साल में या फिर पूरे मार्च मंथ में जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उन ट्रांजेक्शन्स में हमारा जो कैश अकाउंट है वो प्रेजेंट में कितना है, मतलब कैश आपका बैलेंस कितना पड़ा हुआ है आपके पास, ठीक है। ये चीज़ आपको बताना है। तो एक तो तरीका ये है कि जहाँ जहाँ कैश आया है उसको प्लस माइनस करो, ठीक है, तब जा कर के आप बता पाओगे। और अगर मान लो आप प्लस माइनस करके उसको बता दिए कि हाँ सर इतना अमाउंट हमारे पास बचा है, अगर फर्दर वो ये पूछ लिया कि जो कैश अकाउंट है, जो कैश का आउटफ्लो हुआ है, वो कैश का आउटफ्लो कहाँ कहाँ हुआ है और क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, या फिर जो कैश बिजनेस में आया है वो कहाँ से आया है और किस रीजन से आया है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप बताना चाहते हो तो लेज़र की हेल्प से आप बता सकते हो। देखो यहाँ पे कैश अकाउंट आपने बनाया, अब यहाँ डेबिट में जितनी सारे आइटम है इसका मतलब होता है ये कैश का इनफ्लो है, मतलब बिजनेस में कैश आया है। जैसे मान लो ये अगर 80,000 की बात करें तो ये 80,000 का कैश आया है। अगर आपका जो बॉस है वो पूछ ले कि ये 80,000 कहाँ से आया, तो आप कह सकते हो कि सर ये ओनर ने दिया था, तभी तो यहाँ पे कैपिटल लिखा है, 80,000 ओनर ने दिया था। फिर अगर मान लो उसने पूछ लिया कि और बताओ और कितना कैश आया था, तो आप कहोगे सर मार्च 13 को 19,800 आया था। और अगर उसने पूछ लिया कि कहाँ से आया था, तो आप कह सकते हो कि हमने महेश चंद एंड कंपनी को सामान बेचा था। फिर पूछ लिया कि जो मार्च 20 को 25,000 आया है, ये कैसे आया, तो आप कह दोगे कि हमने नगद सामान बेचा था। फिर मार्च 24 को भी हमने नगद सामान बेचा था। फिर अगर वो मान ले आपसे पूछ ले कि पैसा कहाँ कहाँ गया, तो आप कहोगे सर 2 मार्च को 36,000 का आउटफ्लो हुआ है। और अगर वो आपसे पूछ ले क्यों हुआ है, तो आप बता सकते हो कि सर हमने परचेज़ किया था, गुड्स परचेज़ किया था। फिर वो आपसे पूछे कि बताइए और कहाँ पैसा गया, तो आप कहोगे कि मार्च 3 को 4,000 रुपया गया। और अगर वो पूछ ले कि कहाँ गया, तो आप बता सकते हो कि हमने मशीनरी परचेज़ किया। तो ये देख रहे हो यहाँ पे आप विथ रीज़न बता सकते हो कि कहाँ कहाँ से पैसा आया और कहाँ कहाँ पैसा गया और लास्ट में कितना पैसा बचा है। तो लास्ट में देखो टोटल इनफ्लो जो कैश का हुआ था वो कितना हुआ था, 1,44,800 का। और टोटल आउटफ्लो करने के बाद 36 ये, 4 ये, 17,500 ये, 1,500 ये, 5,000 ये, 1,200 ये, 14,850 ये सारा आउटफ्लो करने के बाद अभी भी बिजनेस में कितना पैसा पड़ा है,
प्रेजेंट में, तो वो पड़ा है 64,750। ठीक है, ये पूरा रीज़न होता है लेज़र बनाने का। बात समझ रहे हो? ये थोड़ा सा सही कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है, इसका टोटल 1,44,800 आएगा, ये टोटल गलत लिखा हुआ है। और ये जो टोटल यहाँ डेबिट में है यही टोटल क्रेडिट में रहेगा, उसके ऊपर ये 6450 रहेगा। ठीक है, और ये तो गलत है ये, और ये बैलेंस सीडी के सामने रहेगा, फिर ये बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा डेबिट में टू बैलेंस बीडी, यानी कि बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, चलो आओ एक दूसरा अकाउंट बनाते हैं। अब दूसरा अकाउंट कौन सा बनाते हैं? चलो दूसरा अकाउंट इसमें कौन सा बनाया गया है हम दिखाते हैं आपको। तो इसमें जो सेकंड अकाउंट बनाया गया है वो आपका है परचेज अकाउंट। चलो यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, परचेज अकाउंट देख लेते हैं एक बार, थोड़ा सा इसको और जूम कर लेते हैं। हाँ, अब यहाँ पे देखो परचेज अकाउंट बनाया गया। ठीक है, अब आपको क्या देखना है, जर्नल एंट्री में देखना है परचेज कहाँ कहाँ आया है। मतलब परचेज अगर डेबिट है तो उसकी पोस्टिंग परचेज अकाउंट में डेबिट साइड होगी, और अगर परचेज जर्नल में क्रेडिट है तो उसकी पोस्टिंग क्रेडिट में होगी। लेकिन पोस्टिंग में क्या दिखाएंगे, उसका अपोजिट वाला अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट बनाना है, तो पहली एंट्री में देखो क्या परचेज आया, नहीं आया, इसको छोड़ दो। दूसरी एंट्री में परचेज आया, हाँ 2 मार्च को, और परचेज यहाँ पे देखो डेबिट है, तो ये परचेज अकाउंट के डेबिट में जाएगा, और क्या लिखेंगे, इसके अपोजिट वाला। तो अपोजिट में क्या है, टू कैश। तो देखो यहाँ पे लिखा है मार्च 2 को टू कैश अकाउंट, कितना, 36,000। फिर इसके बाद देखो मार्च 4 को भी परचेज अकाउंट आया है, कितना, 52,000। अब इसके अपोजिट 2 अकाउंट आ रहे हैं, देख रहे हो, इसके अपोजिट 2 अकाउंट आ रहे हैं, मतलब अपोजिट में 2 अकाउंट हैं जो कि क्रेडिट हैं। तो दोनों अकाउंट को यहाँ पे लिखना पड़ेगा। एक बार देखो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। एक बार यहाँ पे आप लिखोगे मार्च 4 को टू रघु अकाउंट, रघु के सामने कितना है, 22,000, क्योंकि 22,000 का सामान रघु से ख़रीदा था। और टू दिलीप अकाउंट, दिलीप के सामने 30,000, क्योंकि जो दिलीप है उससे कितने का सामान ख़रीदा था, 30,000, है ना। इसके बाद आप देख लो कहीं पे भी परचेज़ नहीं आया है, आप कहीं पे भी देख लो, कहीं पे भी परचेज़ आगे नहीं आया है। तो नहीं आया तो छोड़ दो बस, अब बैलेंस कर लो। ठीक है, तो अब देखो अगर आप इसका बैलेंस करोगे तो देखो बैलेंस कैसे करते हैं। अब जोड़ो, डेबिट साइड का जोड़ो, 36,000 ये, 22,000 ये, और 30,000 ये, तो ये टोटल हो जाएगा कितना, 36 और 2 29, 10 48, 10 58, 58 और 30 हो जाएगा 88,000। कितना हो जाएगा, 88,000। और यही 88,000 यहाँ क्रेडिट में भी दिखाएंगे, है ना। 88,000 यहाँ देखो, यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, अगर इसका आप टोटल करोगे तो ये आएगा कितना, 88,000। क्रेडिट में भी दिखाएंगे कितना, 88,000। ठीक है, अब क्रेडिट में देखो कुछ भी नहीं लिखाया है, तो अब क्या करोगे, कितना अमाउंट लिखें कि क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए। तो डेबिट में तो 88,000 आ रहा है, तो क्रेडिट में इक्वल करने के लिए हम पर्टिकुलर में लिखेंगे बाई बैलेंस CD, और अमाउंट लिखेंगे कितना, 88,000। ठीक है, अब देखो 88,000 का टोटल करेंगे तो 88,000 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे देखो लिखा है, बैलेंस CD इसका जो आएगा, गलत है भाई, बैलेंस CD इसका क्रेडिट में आएगा, ये गलत है। देखो ये 88 यहाँ पे है, फिर क्रेडिट में भी कितना आप लिखोगे, 88,000। ठीक है, 88,000। अब इसका बैलेंस करोगे तो क्रेडिट में आएगा बाई बैलेंस CD, बाई बैलेंस CD, और अमाउंट कितना लिखोगे, 88,000। ठीक है, फिर ये जो बैलेंस CD है इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कहाँ पे, डेबिट में। यहाँ पे टू बैलेंस BD हो जाएगा, यहाँ पे बैलेंस BD हो जाएगा कितना, ठीक है, ये BD यहाँ नहीं रहेगा, यहाँ CD रहेगा। यहाँ बैलेंस CD कर लेना और यहाँ बैलेंस BD कर लेना। ठीक है, बात समझ रहे हो। चलो इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट है परचेज रिटर्न का। चलो इसके बाद देखते हैं परचेज रिटर्न अकाउंट। अब देखो परचेज रिटर्न कहाँ पे आया है, एक ही जगह मेरे ख्याल से आया था। कहाँ पे आया था, किस डेट में, हाँ पे यहाँ पे देखो 6 मार्च को आया था। यहाँ पे देखो 6 मार्च को आया था, रघु डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो परचेज रिटर्न क्या है, एंट्री में क्रेडिट है, तो इसकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी, क्रेडिट में। और क्या लिखेंगे, बाई रघु। तो देखो यहाँ पे लिखा है मार्च 6 को बाई रघु, कितना, 4,000। ठीक है, अब इसका भी टोटल कर लेंगे, तो देखो क्रेडिट में तो 4,000 आ जाएगा, है ना, क्रेडिट में 4,000 आ जाएगा, और डेबिट में कुछ नहीं आएगा। तो डेबिट में इसको, ये देखो गलत है, 4,000 देखो क्रेडिट में आ गया, फिर डेबिट में भी इसका टोटल करेंगे तो ये भी यहाँ भी 4,000 लिखेंगे, है ना। अब देखो डेबिट में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बराबर करने के लिए क्या करेंगे,
यहाँ पे 31 मार्च को लिखेंगे टू बैलेंस सी डी अमाउंट दिखाएंगे कितना 4000। फिर इसके बाद ये 4000 जो है ये अब क्योंकि सी डी डेबिट में है तो क्रेडिट में हो जाएगा बाई बैलेंस बी डी कितना 4000। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4000। चलो इसके बाद नेक्स्ट है मशीनरी अकाउंट। यहाँ पे देखो मशीनरी अकाउंट बनाया है। अब देखो एक बार मशीनरी भी ख़रीदा था, कहाँ पे किस डेट में ख़रीदा था, यहाँ पे देखो 3 मार्च को उसने मशीन ख़रीदा था। तो मशीनरी अकाउंट यहाँ पे डेबिट है और क्रेडिट में कैश अकाउंट है। हम अकाउंट कौन सा बना रहे हैं, मशीन अकाउंट। तो मशीन अकाउंट देखेंगे एंट्री में क्या है, तो मशीन अकाउंट यहाँ पे एंट्री में क्या है, डेबिट है। ठीक है, और इसका अपोजिट कौन सा अकाउंट है, क्रेडिट में टू कैश है। तो देखो इसकी पोस्टिंग हो जाएगी मशीनरी अकाउंट में हो जाएगा टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना 4000। ठीक है, फिर इसका भी बैलेंस करेंगे तो देखो डेबिट में 4000 आ जाएगा तो क्रेडिट में भी 4000 लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में भी 4000। अब क्रेडिट में इस बार बैलेंस सी डी आएगा, क्या आएगा, बैलेंस सी डी आएगा कितना 4000। फिर ये जो बैलेंस सी डी आया है यहाँ नहीं रहेगा, डेबिट में यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस बी डी। ठीक है, यानी मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस बी डी है वो डेबिट में आएगा कितना 4000 आएगा। थोड़ा सा एरर है यहाँ पे, है ना। चलो इसके बाद हम बनाते हैं सेल्स अकाउंट। देखो गाइस यहाँ पे सेल्स अकाउंट बनाते हैं तो देखो सेल्स एक बार आया है 10 मार्च को। यहाँ पे देखो 10 मार्च को महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट एंट्री में क्रेडिट है तो ये क्रेडिट में जाएगा सेल्स अकाउंट के। ठीक है, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे मार्च 10 को और लिखेंगे क्या, बाई महेश चंद एंड कंपनी अकाउंट, क्योंकि इसका अपोजिट क्या था डेबिट में महेश चंद एंड कंपनी, तो बाई महेश चंद एंड कंपनी कितना हो जाएगा 30,400 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद देखो 20 मार्च को आया है सेल्स, यहाँ पे देखो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, है ना। तो सेल्स अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है तो इसकी पोस्टिंग कहाँ होगी गाइस, क्रेडिट में होगी। और क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। देखो मार्च 20 को बाई कैश अकाउंट 25 को। फिर इसके बाद आप चेक करो मार्च 24 को भी आपका एंट्री हुआ है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, वहाँ भी आपका जो सेल्स अकाउंट है वो क्या है, क्रेडिट है। तो क्रेडिट में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट 18,000। फिर इसका भी बैलेंस कर लेंगे तो इसका क्रेडिट में आएगा 73,400, डेबिट में भी रखेंगे 73,400 और इसका बैलेंस सी डी जब आएगा, बैलेंस सी डी, ठीक है, तो इसका बैलेंस सी डी डेबिट में ही आएगा कितना 73,400। फिर इसका जो बैलेंस बी डी है वो क्रेडिट में आएगा, इसका बैलेंस बी डी कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा 73,400। ठीक है, चलो इसके बाद सेल्स अकाउंट हो गया। फिर इसके बाद कैपिटल अकाउंट बना लेंगे, है ना। देखो कैपिटल अकाउंट सिर्फ पहले एंट्री में आया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो एंट्री में आप देखो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट है तो इसकी पोस्टिंग क्रेडिट में होगी और क्या लिखेंगे, बाई कैश अकाउंट। मार्च 1 को 80,000, है ना। फिर इसका टोटल कर लेंगे, देखो इसका टोटल कर लेंगे 80,000, है ना। इसके बाद इसका जो बैलेंसिंग फिगर आएगा डेबिट में बैलेंस सी डी आएगा, ये क्रेडिट में नहीं आएगा, यहाँ डेबिट में आएगा टू बैलेंस सी डी 80,000। इसको आप सही कर लीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ गलती हो गई है। इसके बाद इसका बैलेंस बी डी जो हो जाएगा ये क्रेडिट में हो जाएगा कितना 80,000। ठीक है, इसका बैलेंस बी डी किधर हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। चलो इसके बाद देखो यही तरीका है, आप इसके बाद आप इसकी पोस्टिंग करते रहिएगा। ठीक है, अब मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, आप करके देख लीजिएगा। फिर इसके बाद आप रघु अकाउंट बनाएंगे, फिर आप देख लेंगे रघु का जो अकाउंट है वो कहाँ कहाँ आया है। एक बार आप देखेंगे मार्च 4 को आया है, आप अपनी एंट्री चेक करेंगे तो मार्च 4 को आया है और वहाँ पे रघु अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, और उसके अपोजिट में जो क्रेडिट है देखो वहाँ पे टू परचेज अकाउंट है तो वो 22,000 यहाँ पे दिखा देंगे। ठीक है, आप एंट्री देखते रहो, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसे ज़्यादा टाइम लग रहा है, एक बार वहाँ जा रहा हूँ फिर यहाँ पे आ रहा हूँ। फिर आप मार्च 6 की एंट्री देखिए, मार्च 6 की, वहाँ पे रघु डेबिट होगा और क्रेडिट में टू परचेज रिटर्न होगा तो डेबिट में ही पोस्ट करेंगे लेकिन लिखेंगे टू परचेज रिटर्न अकाउंट 4,000। फिर मार्च 8 को देखो वहाँ भी रघु डेबिट होगा और क्रेडिट में टू कैश होगा तो 17,500 ही दिखाएंगे लेकिन रघु के सामने का अमाउंट दिखाएंगे कितना 17,500। फिर देखो मार्च 8 को भी रघु डेबिट आया होगा और उसके क्रेडिट में टू डिस्काउंट रिसीव्ड होगा। ठीक है, 500 ये दिखा देंगे। फिर इसका टोटल कर लेंगे 44,000 डेबिट में आ जाएगा और क्रेडिट में तो कुछ नहीं है तो ये बैलेंस सी डी आ जाएगा। ठीक है, बैलेंस सी डी 44,000 और फिर बैलेंस बी डी डेबिट में आ जाएगा 44,000।
तो रघु का डेबिट बैलेंस आएगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से दिलीप का अकाउंट बना लेंगे, है ना, पोस्ट कर लेंगे। आई होप अब आपको रूल समझ में आ गया। आप मार्च 4 को देखेंगे तो दिलीप अकाउंट डेबिट में होंगे और उसके क्रेडिट में परचेज होगा, तो टू परचेज अकाउंट दिखा देंगे 30,000। फिर मार्च 15 की एंट्री देखेंगे, वहाँ पे दिलीप डेबिट होगा और उसके क्रेडिट में टू कैश अकाउंट होगा 14,850 दिलीप के सामने वाला अकाउंट। फिर मार्च 15 को देखेंगे, ठीक है, उसके क्रेडिट में दिलीप के क्रेडिट में देखेंगे दिलीप अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट होगा, तो ये भी आ जाएगा 150 रुपया डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट में, ठीक है। इसका भी बैलेंस कर लेंगे तो 45,000 डेबिट में आ जाएगा। तो इसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा, CD क्रेडिट में आएगा 45,000। फिर इसका BD आ जाएगा डेबिट में कितना, 45,000, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट अकाउंट बना लेंगे इसी तरीके से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। अब तो पोस्टिंग करना आ गया होगा, तो डिस्काउंट अलाउड आपका एक बार देखिए मार्च 13 को आया होगा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होगा और उसके क्रेडिट में देखो महेश चंद एंड कंपनी होगा 200 रुपया, ठीक है। इसकी भी पोस्टिंग कर लेंगे, इसका बैलेंस निकाल लेंगे। तो इसका बैलेंस जो है CD क्रेडिट में आ जाएगा 200 रुपया और इसका BD फिर आ जाएगा डेबिट में 200 रुपया। फिर इसी तरीके से डिस्काउंट रिसीव्ड का बना लेंगे, है ना। फिर इसी तरीके से कमीशन अकाउंट की पोस्टिंग कर लेंगे और उसका बैलेंस निकाल लेंगे। फिर इसी तरीके से ड्राइंग्स अकाउंट का बना लेंगे, ठीक है, और उसका भी बैलेंस निकाल लेंगे। इसके बाद जब सारा लेज़र बन जाएगा, अच्छा एक अकाउंट और है महेश चंद एंड कंपनी, इसका भी उसी तरीके से बना लेंगे जैसे मैंने रूल बताया। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब सर ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, देखो तो इसका जो बैलेंस आप निकालते हैं बैलेंस BD और क्रेडिट, एक मैं बता देता हूँ, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जब कैश अकाउंट हमने बनाया तो इसका डेबिट में टोटल आया था 1,44,800, ध्यान से सुनना, ठीक है, एक बता रहा हूँ, बाकी सब समझ में आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने बताया था ये गलत है, ये गलत है, तो डेबिट में 1,44,000 आया, तो यहाँ क्रेडिट में भी हमें 1,44,000 लिखना पड़ेगा। लेकिन जब क्रेडिट का हम टोटल करेंगे तो 1,44,800 नहीं आएगा, 64,750 की डेफिशिएंसी आएगी, तो उसको हमने कहा कि ये बैलेंस CD होगा, ठीक है, 64,750 का। फिर ये बैलेंस हम डेबिट में ट्रांसफ़र कर देंगे, अपोजिट ट्रांसफ़र करते हैं। अगर CD क्रेडिट में आता है तो BD डेबिट में आएगा, ठीक है, कितना, 64,750। अब जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो यही बैलेंस देखते हैं। अगर BD जिस अकाउंट का बैलेंस BD जिस साइड आया, जैसे कैश अकाउंट का बैलेंस BD डेबिट में आया है तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जाएगा। देखो यहाँ पे जो ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, ध्यान से देखो, ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2023। कैश अकाउंट देखो उसका बैलेंस BD किधर आया था, डेबिट में, तो हम इसलिए इसको दिखा रहे हैं कहाँ पे, डेबिट में 64,750, ठीक है। इसी तरीके से परचेज अकाउंट का जब आप लेज़र का बैलेंस देखोगे तो उसका CD जो है वो आपको क्रेडिट में दिखेगा और BD डेबिट में दिखेगा। तो क्योंकि इसका भी बैलेंस जो बैलेंस BD है वो डेबिट में है, तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आ जाएगा और बैलेंस कितना है, 88,000, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से मशीन अकाउंट का आप बैलेंस देखोगे तो इसका CD क्रेडिट में है लेकिन इसका BD डेबिट में है, तो इसका BD आएगा कहाँ पे, अगर BD डेबिट में है तो इसका मतलब ये मशीन अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब कि असेट है, ठीक है, तो ये भी डेबिट में आ जाएगा। फिर महेश चंद का देख लेंगे, इसका भी बैलेंस BD डेबिट साइड आएगा 10,400। डिस्काउंट अलाउड का चेक करेंगे तो इसका भी बैलेंस BD आपको डेबिट में दिखेगा 200। रेंट अकाउंट का बैलेंस देख लेंगे तो इसका भी बैलेंस BD 1,500, ये भी डेबिट में ही दिखेगा। कमीशन का 2,000, ये भी डेबिट में दिखेगा। ड्राइंग का भी डेबिट में दिखेगा। बाकी जो कैपिटल अकाउंट है, परचेज रिटर्न है, सेल्स अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, दिलीप, इन सभी का बैलेंस आप देखोगे, इसका जो बैलेंस BD है वो आपको क्रेडिट में नज़र आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको एक दिखा देता हूँ कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट कहाँ था, यहाँ पे देखो, ये कैपिटल अकाउंट बनाया गया था। अब यहाँ पे देखो कैसे बना था, 80,000 आया था। अब ये टोटल करेंगे तो 80,000 क्रेडिट में आएगा, डेबिट में कुछ नहीं आया था, तो इसको बैलेंस करने के लिए 80,000 का CD यहाँ पे आएगा, है ना। फिर ये 80,000 का CD अगर यहाँ आया तो इसका BD कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा, ठीक है। यानी कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस BD है वो क्रेडिट में आ रहा है, तो इसीलिए इसको हम क्रेडिट में पोस्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस के, ठीक है। इसको हम कहाँ पोस्ट कर रहे हैं, क्रेडिट में,
तो बात समझ रहे हो। ट्रायल बैलेंस तो बहुत ही आसान है। जब आप लेज़र बना लेंगे तो लेज़र बनाने के बाद उसका बैलेंस बीडी देखेंगे। जिस अकाउंट्स का बैलेंस बीडी डेबिट में है उसको डेबिट में दिखाते चले जाएंगे, और जिस अकाउंट का बैलेंस बीडी क्रेडिट में है उसको क्रेडिट में दिखाते चले जाएंगे। इसके बाद इसका बैलेंस करेंगे। बैलेंस जब भी आप करेंगे ट्रायल बैलेंस का, तो इसका दोनों साइड यानी डेबिट का और क्रेडिट का दोनों साइड हमेशा इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आया तो इसका मतलब आपका जो जर्नल है या जो लेज़र है उसमें कहीं ना कहीं फॉल्ट है। ठीक है, तो एक तरीके से जो आपका ट्रायल बैलेंस है ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को भी बता देता है। अर्थमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब अगर ये टोटल बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपने कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक किया है, चाहे आपने जर्नल में किया होगा या फिर लेज़र में किया होगा। ठीक है, अगर ये इक्वल आ गया इसका मतलब आपका सारा क्वेश्चन यानी जो जर्नल एंट्री है जो लेज़र है वो आपका सभी सही है। तो देखो यहाँ पे लिखा है टोटल ऑफ डेबिट साइड इज इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, यानी 1,75,050, हेंस ट्रायल बैलेंस इज करेक्ट। इसका मतलब ट्रायल बैलेंस क्या है, करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ नोट लिखे हुए हैं। कह रहा कि ऑल अकाउंट्स आर सोन इन टी शेप, यानी जितने भी लेज़र हम बनाते हैं वो टी शेप में होते हैं। बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस इज कैरीड डाउन, मतलब जो बैलेंस शीट होता है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं या फिर कैरीड डाउन बैलेंस कहते हैं। बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, या इसको ब्रॉट डाउन फॉर नेक्स्ट पीरियड भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इस पीडीएफ में जो सलूशन किया गया उसमें ये बैलेंस सी डी बी डी इधर उधर हो गया, हो सकता है आपको दिक्कत आई होगी, लेकिन आप अगर एक अकाउंट को अच्छे से समझ लिए होंगे, जैसे कैश अकाउंट मैंने समझाया, तो फिर सारे अकाउंट को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा आप एफर्ट लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें मैं इस बात का अच्छे से ध्यान दूंगा कि ये जो बैलेंस सीडी और बीडी है वो इधर उधर ना हो। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, तो आई होप गाइज़, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको जो लेज़र है, लेज़र का मतलब क्या है वो समझ में आया होगा, लेज़र कैसे बनाते हैं वो समझ में आया होगा। ठीक है, और इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो वहाँ पे आपका देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर आप देखो तो टोटल आप ट्रायल बैलेंस 1,75,50 जो हमारा भी आया था, इसका मतलब बुक वाले ने भी सही कर रखा। ठीक है, तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।